आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। समानताओं या असमानताओं के आधार पर जीवों को छोटे बड़े भागों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। क्या समानताओं या असमानताओं के आधार पर जीवों को छोटे बड़े भागों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। वर्गीकरण से शब्द बना है वर्गीकी से ही शब्द बना है क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण या वर्गीकी का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या? टैक्सोनॉमी। और वर्गीकी को पितामह किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। वर्गीकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था डी कंडोले ने। किसने? डी कंडोले ने। अब देखो वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यानी वर्गीकरण करते क्यों है जीवों का? कोई वजह भी तो होगी वर्गीकरण करने की। तो इसकी 3 या 4 वजह है। एक तो जीवों का अध्ययन करने में सुविधा होती है, दूसरा उनके आवासीय संबंध यानी कौन सा जीव कहां पर रहता है इसका पता चलता है, और समानता हो या असमानता हो यानी जीवों में समानता है तो क्या है, असमानता क्या है। जीव लड़ते हैं तो दो जीव एक जैसे तो नहीं लड़ते हैं, दो जीव अलग किस प्रकार से हैं। जीवों का अध्ययन करना, आवासीय संबंधों का ज्ञान होना, समानताओं या असमानताओं का बोध होना, ये हुए वर्गीकरण के उद्देश्य या वर्गीकरण के लाभ। अब वर्गीकरण के पदानुक्रम, वर्गीकरण को 7 भागों में बांटा गया है। जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। 6 भाग हो गए अपने को। तो 6 भागों में बांटा गया है वर्गीकरण को। जगत जो है सबसे बड़ा है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत। ठीक है। अब दोस्तों जैसे किसी जीव का नाम देना है तो इस 7 अक्षरों से मिलकर बना, 6 अक्षरों से मिलकर बना होगा, तभी किसी जीव का नाम प्रमाणित माना जा सकता है, वरना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे अपन साइंस में अंदर जाते जाएंगे, 11th या 12th में पढ़ेंगे तो इनके बारे में सबसे ज्यादा विस्तृत चर्चा होती है। लगभग 6 से 7 चैप्टर इन पे डिपेंडेंट पूरे। तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। और ऐसा कोई आज तक कोई एग्जाम नहीं बना RAS तक, अगर साइंस आती है तो इसका क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ये मेरी 100% श्योर गारंटी है। RH विटेकर ने जीवों को पंच जगत प्रणाली का प्रतिपादन किया। अब पंच जगत प्रणाली क्या है ये अच्छों को याद नहीं होती, पर इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। हर एक जगत की एक विशेषता है। अभी अपन ने 6 पादप जगत का वर्गीकरण किया, जगत, वर्ग, कुल, गण, ये देखे थे। तो ये 6 स्टेज है, 6 स्टेज से जाके एक जगत बनता है। ठीक है। तो ऐसे इनको कितने भागों में बांट दिया उसने? 5 भागों में। जीवों का वर्गीकरण या पंच जगत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? RH विटेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, जीवों का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले RH विटेकर। वर्गीकी शब्द का प्रयोग डी कंडोले। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है बताना? अच्छा, जीवों का वर्गीकरण RH विटेकर ने कर दिया। अब वर्गीकरण भाई उसने क्या देखा जीवों में जो इसने ऐसे बना दिए जीवों को? इसने देखी कोशिका की संरचना, यानी बाहर से कोशिका कैसी दिखाई देती है उसके आधार पर बांट दिया पहला तो। फिर पोषण के स्रोत, यानी पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? कोशिका के आधार पर देखो, एक तो केंद्रक के आधार पर होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और कोशिका 2 प्रकार की होगी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांट दिया और एक केंद्रक के आधार पर बांट दिया इसने। ठीक है। पोषण के आधार पर भी 2 भागों में होंगे, एक तो स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। फिर भोजन ग्रहण करने की विधि, यही हर जीव में अपनी एक अलग विधि से भोजन ग्रहण करता है। और शारीरिक संगठन, यानी वह जीव बाहर से कैसा दिखाई देता है। ये 4 लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था किसने? RH विटेकर ने। अब अपन एक एक जगत को देखते हैं कैसे कैसे किया इसने। पहले 4 जगत कौन कौन से? 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक, प्लांटी और
एनिमेलिया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, सॉरी एनिमेलिया। ठीक है, 5 भागों में बांट दिया। अब 5 भागों में बांटने पर सबसे पहले क्या देखेगा? कोशिका की संरचना। अब कोशिका की संरचना में क्या देखा? या तो एक कोशिक होगा या बहुकोशिक होगा, प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा। देखो शुरू के जो दोनों है वो कौन से है? एक कोशिक। बाकी सारे तीनों कौन से हो गए? बहुकोशिक। ये प्रोकैरियोट है, बाकी सारे क्या रहेंगे? यूकैरियोट। मोनेरा एक कोशिक प्रोकैरियोट जीव है, प्रोटिस्टा एक कोशिक यूकैरियोट जो जीव है, फंजाई बहुकोशिक यूकैरियोट जीव है, प्लांटी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव है और एनिमेलिया बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव है। हो गया, 3 इधर बट गए, 2 इधर बट गए, इसमें से बट गए, ये प्रोकैरियोट हो गया, ये यूकैरियोट हो गया। अब देखो अगला क्या देखा उसने? कोशिका भित्ति, इसी में। ठीक है, कोशिका की संरचना में। अब कोशिका भित्ति किसी में क्या होगी, किसी में क्या होगी? मोनेरम पाई जाएगी, प्रोटिस्टम पाई जाएगी, फंजाई में पाई जाएगी, प्लांटी में पाई जाएगी, एनिमेलिया में नहीं पाई जाएगी। देखो अंतर कर दिया। अभी तक तो अपन ने ऐसे बांटे थे, अब इसने इन दोनों को एक कर दिया, इसको अलग कर दिया। तीनों में से ये 3 है, तीनों समान है, तीनों में से इसको अलग कर दिया। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या हो गई? कोशिका भित्ति प्रेजेंट और इसमें एपिसेंट हो गया। अब इसके आधार पर देखो, पोषण के आधार पर स्वयंपोषी विषमपोषी पोषण, स्वयंपोषी विषमपोषी पोषण, क्योंकि इन दोनों में तो अंतर पहले कर लिया उसने। अब इनमें देखो ये विषमपोषी और ये विषमपोषी, ये कौन सा हो गया? स्वयंपोषी। तो इससे इसको अलग कर दिया कि नहीं किया? अब ये तीनों अलग हो गए ना, हो गए, ये भी अलग हो गए दोनों। 5 तक तो हम बांट दिया, स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों, स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों, विषमपोषी स्वयंपोषी विषमपोषी। याद हो गया होगा, स्वयंपोषी विषमपोषी, स्वयंपोषी विषमपोषी, विषमपोषी फिर स्वयंपोषी और फिर विषमपोषी। फिर अब इनके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा छोटे मोटे जो एग्जाम है राजस्थान लेवल के, उसमें इसके उदाहरण ही पूछे जाएंगे। निम्न में से एक कोशिक जीव है, देखो जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जंतु कोशिका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस एक कोशिक जीव के उदाहरण क्या हुए? जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये भी एक कोशिक जीव है। लेकिन अगर क्वेश्चन यूं कह दे एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव है तो ये होंगे, एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव है तो ये होंगे। यूकैरियोटिक जीव कौन कौन से होंगे? एक कोशिक ये भी, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। कौन कौन से? प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। दोबारा सुनो, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, अमीबा और यूग्लिना। इस जीव की, इन सभी जीवों की एक विशेषता है, यूग्लिना को क्या बोलते हैं? चप्पल जंतु। अब चप्पल जंतु क्यों बोलते हैं? इनमें सिलिया या फ्लैजिला नामक, इनमें सिलिया या फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये रेंग कर गति करते हैं, इसलिए इसे चप्पल जंतु कहा जाता है यूग्लिना को। अगला कौन सा आ गया? फंजाई या कवक, यीस्ट और मशरूम। ये प्रोटीन के स्रोत है और अपने बिस्कुटों में मिलाए जाते हैं, जो ब्रेड आती है उनमें भी मिलाए जाते हैं। इनसे बहुत अच्छी प्रोटीन बनती है। आगे जाके इनको बहुत बड़े बड़े चैप्टर में बांटा गया दोस्तों। अभी समझ लेना क्या है प्लांटी। प्लांटी की अपनी एक विशेषता है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण जंतु तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे? पेड़ पौधे। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? समस्त पादप। एनिमेलिया में क्या आ जाता है? समस्त जंतु जगत। अब जंतु जगत को अपन को अलग पढ़ना है। प्लांटी जगत को फिर 5 भागों में बांट दिया, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
जो 11th क्लास है साइंस की, उनमें इनका वर्णन दे रखा है पूरा, लगभग 2 चैप्टर का, एक और 2 दे देंगे, एक चैप्टर अलग से एक चैप्टर, 3 चैप्टर बन गए इसके। अब देख लेना तुम्हारे हिसाब से। और यही रामायण है, कुछ रामायण नहीं है। और देखो प्लांटी को 5 भागों में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहले नाम याद करो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बाटा किस आधार पे? बाटा एक तो भाई जमीन पे पाया जाएगा कि जल में पाया जाएगा, पहली चीज तो ये देख ली। दूसरी चीज जो देखी, उतक, संवहन उतक। संवहन उतक का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा या नहीं। फिर पौधे में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, यानी बीज बनता है या नहीं बनता, इसके आधार पर बांटा है, बस इसके आधार पर भेदभाव कर दिया। थैलोफाइटा ये जल में पाया जाता है, जमीन पर नहीं पाया जाता, संवहन तक नहीं पाए जाते और बीज धारण करने की क्षमता भी नहीं होती, यानी थैलोफाइटा में बीज नहीं बनता, उत्तक नहीं पाए जाते। संवहन उत्तक का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम। उदाहरण कौन हो गए जो जल में पाए जाएंगे? जल में कौन पाई जाती है? शैवाल। फिर ब्रायोफाइटा को उभयचर वर्ग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं और धरती पे भी पाए जाते हैं, इसलिए प्लांटी पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। ठीक है। हाँ, अब इसमें विभेदन करने वाले ऊतक वो नहीं पाए जाएंगे और बीज धारण करने की क्षमता भी नहीं होगी। उदाहरण कौन कौन से? मास, फ्यूनेरिया, रिक्सिया और मार्केंसिया। कौन कौन से? मास, फ्यूनेरिया, रिक्सिया और मार्केंसिया। टेरिडोफाइटा कहाँ पाया जाएगा? ये दोनों पर पाया जाएगा, ये जमीन पर पाया जाएगा। संवहन उत्तक पाए जाएंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाएंगे, लेकिन अभी भी क्या होगा? बीज धारण करने की क्षमता नहीं आएगी। उदाहरण क्या है? मार्सिलिया, फर्न, होस्टेल और आदि। मार्सिलिया, फर्न और होस्टेल पौधों के नाम है दोस्तों, घोड़े की पूंछ नहीं है। होस्टेल का मतलब कहीं घोड़े की पूंछ समझ लो। मार्सिलिया, फर्न, होस्टेल। जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिम्नो और स्पर्मा, जिसमें जिम्नो का अर्थ तो होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, यानी नग्न बीजी पादप। इनको अनावृत बीजी भी बोलते हैं, जो जिनमें बीज धारण करने की क्षमता नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ये बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं। उदाहरण है पाइनस और साइकस। कौन कौन से? पाइनस और साइकस। अगला आता है एंजियोस्पर्म, ये भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंजियो और स्पर्मा। अब एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात जो बीज फलों के अंदर ढका हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्मा। बीजों का विकास कहाँ होगा? अंडाशय के अंदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजों का विकास होता है रिक्त स्थान ... बीजों का विकास कहाँ होगा? अंडाशय के अंदर। अंडाशय से क्या बनेगा? फल। अब भोजन का संचयन कहाँ होगा? बीज पत्रों में। भोजन का संचयन कहाँ होगा? बीज पत्रों में। भोजन का संचयन बीज पत्रों के बाद कहाँ होता है? भ्रूणपोष में। कहाँ पर होता है? भ्रूणपोष में। आज अपन जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जंतु जगत एक ऐसा जगत है, इसके अंदर से रीट में तो हमेशा क्वेश्चन आता है, फिक्स है। प्लांटी जगत और जंतु जगत। और 11th 12th क्लास अगर बायोलॉजी है तुम्हारे पास, बीएससी, अगर बीएससी में साइंस ले रखी है तुमने तो भी ये टॉपिक आएगा और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मान लेना बीएससी में भी। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए वीडियो नहीं है। देखो, देखना ही मत इसको 10th क्लास वाले, तो ये 9th क्लास और
बीएससी लेवल तक के लिए और ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए। आगे देखो, जंतु जगत को क्या बोलते हैं? एनिमेलिया। अब इसको दो भागों में विभक्त कर दिया। अच्छा, दो भागों में किस आधार पर विभक्त किया इनको? ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इनके आधार पर इनको दो भागों में विभक्त कर दिया। तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनको बोलते हैं कशेरुकी या पृष्ठवंशी, यानी पृष्ठ है उनके पास, कशेरुकी या पृष्ठवंशी। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कोर्डेटा। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको बोलते हैं अकशेरुकी या अपृष्ठवंशी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कोर्डेटा। अब इसके जो संघ है वो है 9 संघ है। अकशेरुकी या अपृष्ठवंशी या नॉन कोर्डेटा को कितने संघों में विभाजित किया गया है? कितने संघों या फाइलम में विभाजित किया गया है? 9 संघों या फाइलम में विभाजित किया गया है। अब एक एक संघ को अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा है एस्केहेल्मिन्थीज, छठा है एनिलिडा, सातवां है आर्थ्रोपोडा, आठवां है मोलस्का, नौवां है इकाइनोडर्मेटा। दोबारा सुनो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इधर देखो, फिशिज वर्ग में जो आएंगे वो सारे आ जाएंगे मछली, यानी जितनी भी प्रकार की मछली होती है वो किसमें आएंगी? फिशिज वर्ग में। एम्फीबिया, जल और स्थलचर वर्ग, यानी जल और स्थल पर जो पक्षी पाए जाएंगे वो एम्फीबिया के अंदर आएंगे। रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग, यानी सांप वगैरह इनके जो आएंगे किसमें आएंगे? रेप्टिलिया। एवीज यानी पक्षी वर्ग, जो आकाश में उड़ते हैं वो पक्षी किसमें आएंगे? एवीज। ममेलिया यानी स्तनधारी, जो मतलब कि बच्चे को जन्म देते हैं तो किसमें आएंगे? ममेलिया वर्ग में। अब एक एक वर्ग को अपन विशाल तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ी भारी होने वाली है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। प्रोटोजोआ में जो जीव आते हैं वो है, इसमें सारे एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब क्या एक कोशिका से जीव बनना संभव है क्या? नहीं। मतलब कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो समान प्रकार की होती है, एक समान दिखाई देती है, इसलिए इनको बोल देते हैं एक कोशिकीय जीव। इनका शारीरिक संगठन जीवद्रव्य प्रकार का होता है। उदाहरण दो, उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी जीव का नाम है एक खुद, और प्रोटोजोआ संघ का नाम भी है। ये इसके उदाहरण हो गए। देखो दोस्तों, पोरीफेरा संघ में छिद्रधारी जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं? छिद्रधारी, अर्थात जिनके कहीं ना कहीं छिद्र पाए जाएंगे। अब देखो, इस संघ में स्पंजों को रखा गया है, इसलिए इस संघ को स्पंज नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा संघ है जिसको स्पंज के नाम से जाना जाता है? कौन सा? पोरीफेरा संघ। ये दोस्तों रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा संघ है जिसको स्पंज के नाम से जाना जाता है? पोरीफेरा संघ। अब ये अचल समुद्री जीव है जो समुद्र के किसी आधार से चिपके रहता है। ऐसा कौन सा संघ है जिसके जीव अचल है और समुद्र में रहते हैं? अचल समुद्री जीव, पोरीफेरा संघ। इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। क्या? इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। ये देखो, पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला, कीप आकार की कोशिकाएं इनका विशिष्ट लक्षण है। ऐसा कीप आकार की कोशिकाएं किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? कौन से संघ का? पोरीफेरा संघ का। इनका शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है। क्या? इनका शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है। अब इसमें जनन जो पाया जाएगा वो लैंगिक भी पाया जाएगा और अलैंगिक भी पाया जाएगा। इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन संभव है। अब कोई भी 5 या 7 विशेषता याद कर सकते हैं हर एक संघ की, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, ये पॉसिबल तो है नहीं कि तुम सब कुछ याद कर पाओगे, लेकिन इनको रट लेना। ऐसा छिद्रधारी संघ कौन सा है? पोरीफेरा संघ। तो इस संघ में पोरीफेरा संघ में कौन है? स्पंज। इस संघ में स्पंजों को रखा गया है। दूसरा, इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। तीसरा, ये अचल समुद्री जीव है। चौथा, कौन सी इनका विशिष्ट लक्षण क्या है? कीप आकार की कोशिकाएं इनका
विशिष्ट लक्षण है। इनके शरीर पर कठोर आवरण पाया जाता है। और लास्ट एंड फाइनल क्या है, इनमें लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, ये साइकोन की संरचना है। देखो एक कीप आकार की संरचना बोलते हैं इसको। उदाहरण क्या है, साइकोन, यूप्लिकटेला और स्पॉन्जिला। दोबारा याद करो, साइकोन, यूप्लिकटेला। अब देखो प्लेटी हेलमिंथेस को। इस संघ के जंतुओं का शरीर चपटा और फीतेनुमा होता है। क्या इस संघ के जंतुओं का शरीर कैसा होता है, चपटा और फीतेनुमा। ऐसा कौन सा संघ है जिसका शरीर फीतेनुमा होता है, प्लेटी हेलमिंथेस। ये जीव द्विपार्श्व सममित यानी दो भागों में बटे हुए, त्रिस्तरीय यानी इसको ऐसे तो द्विस्तरीय, ऐसे द्विस्तरीय, ये तीन स्तरीय, और एगोइक जीव है। ठीक है, यानी कोई घुआ नहीं पाई जाती इनमें। इनका शरीर उत्तकीय स्तर का होता है, यानी उत्तक पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए विशेष ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लेम सेल। ऐसा कौन सा ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति कौन से संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सा है, प्लेटी हेलमिंथेस। ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति कौन से संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, प्लेटी हेलमिंथेस। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। परजीवी मैंने एक वीडियो में समझाया क्या होता है परजीवी, किसका उदाहरण है, विषम कोशिका। जंतु प्राय उभयलिंगी होते हैं, यानी दोनों लिंग, नर और मादा जो जनन अंग है वो एक ही जीव में पाए जाते हैं। अब उदाहरण के, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता, अपार क्षमता पाई जाती है। अब पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे छिपकली देखिए, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ धीरे धीरे अपने आप बन जाती है, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। किसी जीव के शरीर का कुछ भाग कटकर उससे नए जीव का निर्माण हो जाए या वह भाग दोबारा लौट कर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। उदाहरण क्या है, लीवर फ्लूक, टेपवन या फीताकृमि और प्लेनेरिया। दोबारा पढ़ो इसको, देखो प्लेटी हेलमिंथेस, इनका शरीर चपटा और फीतेनुमा होता है। शरीर जो होता है द्विस्तरीय, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय और एगोइक होता है। अब इनका शरीर जो होता है क्या होता है, उत्तकीय स्तर का होता है। ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति इस संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला, ये जीव परजीवी होते हैं और जंतु प्राय उभयलिंगी होते हैं। क्या, ये जीव परजीवी होते हैं और जंतु प्राय उभयलिंगी होते हैं। इसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन मैंने समझा दिया, इसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। उदाहरण लीवर फ्लूक, टेपवर्म या फीता और प्लेनेरिया। लीवर फ्लूक, टेपवर्म या फीताकृमि या प्लेनेरिया। पढ़ेंगे अपन एनिलिडा। एनिलिडा के जो जंतु होते हैं उनका शरीर द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। वास्तविक दैगुआ पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय, वास्तविक दैगुआ। अब पिछले वाले को इससे कंपेयरिंग करना, क्या क्या पाया गया था, जलीय एनिलिडिया लवणीय व अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन में आया था एक बार, मैं कंपटीशन की एग्जाम देने गया था तब में आया हुआ क्वेश्चन है एनिलिड्स, इसका आंसर है जलीय एनिलिडा लवणीय व अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आया था, कौन से जीव लवणीय व अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं, एनिलिड्स। उदाहरण, इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या, संवहन तक पाया जाएगा, डाइजेस्टन सिस्टम होगा, उत्सर्जन भी होगा और पाचन तंत्र भी होगा, तंत्रिका तंत्र भी होगा। ये जीव जलीय व स्थलीय दोनों होते हैं। वास्तविक जंतु जगत का उभयचर एनिलिड्स। वैसे वो क्योंकि अपवाद में था, उसमें एक ही पेड़ पाया गया था, हाइड्रा। वास्तविक कौन है, एनिलिड्स। जंतु जगत का उभयचर एनिलिड्स। अब एनिलिड्स अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो अपन को तो अपन क्या करेंगे फिर वो। उदाहरण केचुआ, नेरिस और जोंक। केचुआ, नेरिस, जोंक। दोबारा देखो, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय, वास्तविक दैगुआ, जलीय एनिलिड, जलीय एनिलिड, जलीय लवणीय जल व अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र, ये जलीय व स्थलीय दोनों हो सकते हैं। उदाहरण केचुआ, नेरिस और जोंक। क्या क्या, केचुआ, नेरिस और
जोंक। आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। इसमें लगभग 9 लाख प्रजातियां पाई जाती है, यानी मिलियन में बोले तो 9 मिलियन, ठीक है। 9 लाख प्रजातियां पाई जाती है। ये इनका शरीर द्विपार्श्व सममित और शरीर खंडयुक्त होता है, यानी खंडों में बटा होता है शरीर, जैसे कछुआ खंडों में बटा होता है ना, ऐसे वैसे। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में होकर बहता है, यानी वाहिका एक तरीके से अपन नली मान सकते हैं। अगर रक्त नली में से होकर बह रहा है तो उसको तो बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र, और वो नली नहीं पाई जा रही तो और रक्त ऐसे ही बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। अब अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं, मान लो ये किसी जीव का शरीर है और उसमें खून बह रहा है और नली भी नहीं है, ठीक है, तो रक्त कहाँ भरेगा, शरीर में ही भरेगा ना, तो इसमें दहगुआ रक्त से भरी रहती है। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए। उदाहरण क्या है सर, झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, केकड़े। कौन कौन से, दोबारा बोलो, झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू और केकड़े। अब पढ़ेंगे अपन मोलस्क का। अब देखो, अब तक अपन ने इतने संघ पढ़ लिए, किसी में भी द्विपार्श्व सम्मिति रहा है सब में, बस ये पॉइंट याद रखना है कि द्विपार्श्व सम्मित किस किस में है, और ये भी त्रिस्तरीय ही रहा है, ठीक है। दहगुआ का ध्यान रखना, किसी में वास्तविक है, किसी में अवास्तविक है, किसी में रक्त से भरी हुई है, ठीक है ना। फिर दहगुआ इसमें क्या होगा, बहुत कम। अब कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण किस संघ की विशेषता है, मोलस्क का, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण किस संघ की विशेषता है, मोलस्क का। इससे अगला पॉइंट है, उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। क्या उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण है ऑक्टोपस, सीप, घेंगा, काइटोन और यूनियो। दोबारा सुनो, ऑक्टोपस, सीप, घेंगा, काइटोन और यूनियो, ठीक है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो, उस पर क्या पाए जाएंगे, कांटे। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कांटों की त्वचा, इन जंतुओं का शरीर कांटों से ढकी हुई त्वचा पाई जाती है। फिर दहगुआ त्रिस्तरीय, विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, इकाइनोडर्मिट, जो क्या है, इसके चलन में सहायक है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, इकाइनोडर्मिट, जो इसके चलन में सहायक है। कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। कौन सा संघ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल और कांटे पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मिट। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्चिन। क्या, स्टारफिश और समुद्री अर्चिन। दोस्तों निमेटोड या एस्के हेलमिंथिस, इनका शरीर, इन जंतुओं का शरीर द्विपार्श्व सम्मित और त्रिस्तरीय होता है। जीव कैसे होते हैं, परजीवी, ये एक लिंगी, और इनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र पाया जाएगा। उदाहरण के लिए एस्केरिस, वुचेरिया और फाइलेरिया। दोबारा याद करो, एस्केरिस, वुचेरिया और फाइलेरिया। निमेटोडा को क्या बोलते हैं, एस्के हेलमिंथिस। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित त्रिस्तरीय होता है, परजीवी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी लैंगिक जनन पाया जाता है, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र पाया जाता है। कशेरुकों की आती है अपने कि वर्टिब्रेटी है, कशेरुकी क्या है, कशेरुकों के लक्षण, तो इनमें नोटोकॉड को एक तरीके से अंतःकंकाल मान सकते हैं अपन। तो इनमें वास्तविक नोटोकॉड या अंतःकंकाल पाया जाता है। इनकी जो पेशियां होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी जो कंकाल होता है, कंकाल की जो पेशियां है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। पहला पृष्ठीय नाल या मेरुरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, पृष्ठीय नाल या मेरुरज्जु पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है। युग्मित थैली या क्लोम, यानी श्वसन जो होता है या तो थैली में होगा, युग्मित थैली या क्लोम, और दहगुआ पाई जाएगी। क्या, दहगुआ। दोस्तों अब जो पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अलावा 5 जगत है ना वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनमें कुछ नया सीखने को मिलेगा अपन। मत्स्य वर्ग,
और मत्स्य वर्ग किसको बोलते हैं? पीसीज वर्ग को। अब पीसीज वर्ग से नाम तो ऐसे सुनता है जैसे पक्षियों का है, नहीं, इसके अंदर सारी मछलियां आती है। तो मत्स्य वर्ग या पीसीज वर्ग, इसमें सभी प्रकार की मछली की प्रजातियां आ जाती है। अच्छा, मछली है तो मछली कहाँ पाई जाएगी? या तो समुद्री जल में पाई जाएगी या अपने घर पर पाई जाएगी। तो अपने घर पर जल कैसा होता है? मीठे, तो ये दोनों जगह ही पाई जाएगी, समुद्री जल में भी और मीठे जल में भी। अगला जो है, अब अपन ने मछली अच्छी तरह देखी है, इनका जो शरीर है वो कैसा होगा? धारा रेखीय, यानी कुछ ना कुछ निशान जरूर होता है मछली के ऊपर, तो धारा रेखीय बोलते हैं निशानों को। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और इनका जो शरीर है वो सलकों से ढका रहता है। सला कैसे होते हैं? सी आकार, ये इनका शरीर जो होता है किससे ढका रहता है? सल्कों से ढका रहता है। अच्छा, श्वसन जो करेगी या तो क्लोम करेगी, क्लोम से, या फेफड़ों से करेगी। मछली श्वसन किससे करेगी? क्लोम या फेफड़ों से। अब इसके अलावा इनका जो शरीर होता है वो होता है, इनका जो हृदय होगा वो क्या होगा? हृदय द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय मतलब ऐसा होगा, एक आलिंद और एक निलय। यहां से रक्त आएगा और यहाँ को जाएगा। तो इनमें जो रक्त बहेगा वो कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त होगा। अब इनकी कंकाल जो है, मछलियां किससे मिलकर बनी होती है? हड्डियों से। हड्डियां तो पाई जाएंगी मछली में। मछली की जो कंकाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? हड्डियों से। ये असमतापी प्राणी है, यानी किसी भी ताप को सहन कर सकती है ये मछली, ठीक है। उदाहरण है स्कोलियोडॉन, डॉगफिश बोलते हैं स्कोलियोडॉन को, विद्युत रे, तारपिन, लेबियो रोहिता, ठीक है। दोबारा देख लो, स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, विद्युत रे, तारपिन और लेबियो रोहिता। अब दोबारा देखो इसको, सभी मछलियां मत्स्य वर्ग में आएंगी, समुद्री और मीठे जल में पाई जाएगी, त्वचा सल्कों से ढकी रहती है और इनका शरीर धारा रेखीय होता है, क्लोम या फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन के लिए। इनका शरीर हृदय द्विकक्षीय होता है जिसमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, अर्थात हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। इनका कंकाल अस्थियों से मिलकर बना होता है, अस्थियों मतलब हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये असमतापी प्राणी है, उदाहरण स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, विद्युत रे, तारपिड, लेबियो रोहिता। अब इंपोर्टेंट जो चीज है वो देखो, कुछ मछली, अच्छा मछलियों का कंकाल हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती है जिनका कंकाल हड्डियों से मिलकर बना नहीं होता। उदाहरण के लिए शार्क मछली। शार्क मछली एक ऐसी मछली है जिसका कंकाल अस्थियों से मिलकर न होकर उपास्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उपास्थि हड्डी जैसी संरचना होती है, कठोर होती है, हड्डी से तो मुलायम होती है लेकिन वैसे कठोर होती है। इसमें मछली में जो श्वसन होगा क्लोम या फेफड़ों द्वारा होगा। व्हेल मछली में केवल फेफड़े पाए जाएंगे, इसीलिए वह श्वसन करने के लिए बार बार तट पर आती रहती है। ये तो अपना कौन सा हो गया? मत्स्य वर्ग। अब इससे अगला पढ़ते हैं, भी बोलते हैं जल स्थलचर, यानी जो जल पर भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये जल व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा जो ये इन पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा जानते हो, अच्छी तरह जानते होंगे। श्लेष्मा तो क्या होता है? मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा, जिस पर अपन ऐसे मान सकते हैं जैसे पानी में काई, काई में जिस प्रकार अपन स्लिप करते हैं वैसे ही श्लेष्मा होता है, ठीक है। इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। इसमें दो आलिंद और एक निलय होता है, ठीक है। इसमें श्वसन किसके द्वारा होगा? क्लोम और फेफड़े। फिर अंडे देने वाले जंतु, ठीक है। अब इनके आगे के जो पैर होते हैं उनमें 4 उंगलियां पाई जाती है और पीछे के जो पैर होते हैं उनमें 5 उंगलियां पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण मेंढक, सैलामेंडर और टोड। अब जो मेंढक होता है वो आधा आधा श्वसन करता है। देखो, कभी तो गुलाम से शोषण करेगा, कभी वो फेफड़ों से शोषण करेगा, कभी वो त्वचा से भी शोषण करेगा। जैसे जब बरसात का मौसम होगा तो पानी में टर्राते हैं पानी, ठीक है, तो शोषण किससे कर रहा है? क्लोम से। जब बरसात का मौसम नहीं है, जमीन सूखी है, तो शोषण किससे कर रहा है? फेफड़ों से। और जब दोनों ही चीज नहीं है और वह कहाँ चला जाता है इस टाइम पे मेंढक, मान लो जब गर्मी होती है तो अपन को मेंढक एक भी दिखाई नहीं देता लगभग। क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन के अंदर जो शोषण होगा वो किससे होगा? त्वचा से होगा, ठीक है।
तो ये दोनों जल व स्थलचर है, इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, त्रिकक्षीय है, क्लोम फेफड़े त्वचा द्वारा शोषण करेगा, ये अंडे देने वाले जंतु है, आगे के पैर में 4, पीछे के पैर में 5। उदाहरण देखे लिए अपन ने मेंढक, सैलामेंडर और टोड। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन रेप्टिलिया या सरीसृप। रेप्टिलिया को बोलते हैं रेंगने वाले जंतु। क्या? रेंगने वाले जंतु। ये असमतापी होते हैं, शरीर सल्कों से ढका रहता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होगा, हृदय त्रिकक्षीय होता है, सभी जीव अंडे देते हैं। ठीक है, कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ इसके उदाहरण। कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, हीलोडर्मा। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली मछली है। क्या? छिपकली है, सॉरी। हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। क्या? मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। सर्पों व मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता। क्या? सर्पों व मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, एबीज में क्या आता है? पक्षी वर्ग। अब मान लो इसका उदाहरण ले लिया अपन ने, कबूतर। अब कबूतर में जो जो चीज पाई जाएगी वो सब इसके लक्षण होंगे। जैसे ये समतापी है, हृदय 4 कक्षीय पाया जाएगा, 2 आलिंद और 2 नीलन। फिर 2 जोड़ी पैर पाए जाएंगे। 2 जोड़ी पैर का मतलब हो गए 4 पैर। जो इसके अग्रपाद होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। एक चोंच पाई जाएगी, श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाएंगे, इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो गए? कौवा, कबूतर, मैना, मोर। क्या क्या? कौवा, कबूतर, मैना, मोर। अब ये इंपॉर्टेंट है, न उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एमू जो ऐसे पक्षी है जो उड़ नहीं सकते। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे तीव्रतम उड़ने वाला पक्षी अवाविल। ठीक है दोस्तों, अब अपन ममेलिया पढ़ते हैं। लास्ट वर्ग है ममेलिया। इसके बाद द्विनामपत्ति पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। ममेलिया में जो आते हैं स्तनधारी, यानी जिनके स्तन पाए जाते हैं, वो सारे जीव इसमें आएंगे। ये समतापी होते हैं, हृदय 4 कक्षीय होता है, शरीर पर श्वेत व तेल ग्रंथियां पाई जाती है, जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, और शोषण किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा। उदाहरण है मनुष्य, कुत्ता, व्हेल मछली। ठीक है, मनुष्य, कुत्ता, व्हेल मछली। अब देखो, अच्छा काम तो यहाँ है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडना दोनों स्तनधारी होते हुए भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये इसका अपोजिट हो गया, तो इंपोर्टेंट हो गया। डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडना ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। कुछ स्तनधारी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जिससे वे एक थैली में रखते हैं। उस थैली का क्या नाम है? मार्सुपियम नामक थैली। जैसे कंगारू। जैसे अगर पूरा बच्चा विकसित नहीं हुआ तो उसे एक थैली में रख देते हैं और उस थैली में बच्चा विकसित होता रहता है। उस थैली को क्या बोलते हैं? मार्सुपियम थैली। ऐसा कौन करता है? कंगारू करता है। स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये जनरल नॉलेज है। का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लीनियस। वर्गीक का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को वर्गीक का पिता कहा जाता है। इसने इसी आधार पर एक द्विनामपत्ति का प्रतिपादन किया। इस द्विनामपत्ति के अनुसार किसी भी जीव का नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। इसमें एक वंश होता है और दूसरा जाति होता है। इसे ही द्विनामपत्ति कहते हैं। द्विनामपत्ति में नाम लिखते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे मनुष्य का नाम होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस है। ठीक है, तो वंश का जो नाम होगा, पहला नियम ये है, वंश का जो नाम होगा इंग्लिश में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, जाति का जो नाम होगा वो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, और नाम हमेशा इटैलिक पत्ती के अनुसार, इटैलिक पत्ती होती है तिरछे अक्षरों में लिखना। जैसे श्याम, ये तो फिर भी कम रह गया, बिल्कुल तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। और अगला जो है, नाम लिखने के बाद इनको अपने हाथों से रेखांकित किया जाता है नीचे।
ठीक है, चौथा ये हो गया। और पांचवा एक और मैं बता देता हूं, लिनियस ने तो बाद में बताया था। पांचवा ये है कि जब इनका नाम लिखते हैं, नाम को रेखांकित करते हैं, इसके साथ वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है, यानी किसने इसका प्रतिपादन किया, इसे द्विनामपत्ति के नाम से जाना जाता है। एक ये और दोस्तों इसको भी रख लेना। इसी के साथ सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उसे कहा जाता है विषाणु या वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है, विषाणु या वायरस। पादप और जंतु के बीच की जो योजक कड़ी है उसको कहा जाता है युगलिना। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है, युगलिना। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की जो योजक कड़ी है उसको कहा जाता है आर्कियोपटेरिस। क्या, आर्कियोपटेरिस। अगला कशेरुकी और अकशेरुकी को के बीच की जो कड़ी है उसको कहा जाता है बेलेनोग्लोसस। क्या, बेलेनोग्लोसस। ठीक है दोस्तों, चैप्टर